हेलो एवरीवन। आज के वीडियो का टॉपिक है क्यूरेटिंग डिजिटल रिसोर्सेज विच मींस डिजिटल संसाधनों का प्रबंधन। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस टाइटल को हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं रिसोर्सेज, जिसको हिंदी में संसाधन बोलते हैं। तो रिसोर्सेज का मीनिंग जैसे कि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, 7th में सोशल साइंस में, कि रिसोर्सेज वो कोई भी चीज़ हो सकता है। रिसोर्सेज एनीथिंग विच इज़ अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट एंड इट कैन बी यूज टू फुलफिल आवर डिज़ायर। ऐसी कोई भी चीज़ जो कि एनवायरनमेंट में हो और वो उस पर्टिकुलर पर्सन की डिज़ायर यानी नीड्स को पूरा करे, तो वो रिसोर्सेज कहलाई जाती है। तो संसाधन, एक किसी भी चीज़ को संसाधन की डेफिनेशन के अंदर आने के लिए 3 चीज़ों को होना ज़रूरी है। जैसे कि वह चीज़ एक्सेसिबल हो, दूसरा इकोनॉमिकली वो पर्सन के लिए सूटेबल हो, और तीसरा वो चीज़ कल्चरली अप्रोप्रिएट हो। तो रिसोर्सेज एक वाइड ओपन टर्म हो गया, अम्ब्रेला टर्म हो गया, जिसमें कोई भी चीज़ आ सकती है जो कि आपकी नीड्स को, आपकी डिज़ायर को फुलफ़िल करे और वो एनवायरनमेंट में ईजीली अवेलेबल हो। दूसरा वर्ड है इसमें क्यूरेटिंग। क्यूरेटिंग को अगर हम इसके प्लूरल्स देखें तो इसके लिए अल्टरनेशन भी बोल सकते हैं, अमेंडेशन भी बोल सकते हैं, इम्प्रूवमेंट या मॉडिफिकेशन। तो अगर इसको ऐसे कहा जाए कि मॉडिफिकेशन ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज, तो ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाता है, क्योंकि क्यूरेटिंग जो है एक नया वर्ड है। तो क्यूरेटिंग जब हम करते हैं, कि प्रबंधन जब हम करते हैं, तो डेटा को इस तरह से व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें कि उससे रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड अन्य लोग जो उससे संबंधित जानकारी को ढूंढ रहे हैं, वो उसको ईजीली पहुंच सकें और उसका उपयोग कर सकें। तो इसलिए इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रबंधन। और बचा तीसरा वर्ड डिजिटल। तो डिजिटल भी एक अम्ब्रेला टर्म है, जिसमें कई सारे डिजिटल इक्विपमेंट आ सकते हैं। जैसे ई बुक है, वो भी डिजिटल है की डेफिनेशन में आती है। ई बुक, वीडियो, ऑनलाइन आर्टिकल्स, सॉफ्टवेयर भी, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम्स, जिसमें कि आप 2 वे कम्युनिकेशन होता है। डिस्कशन फोरम जिसमें आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उधर टीचर या फैकल्टी जो बोल रहे हैं उससे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस तरह से एक ई बुक से लेकर सॉफ्टवेयर तक कई सारी चीज़ें हैं जो डिजिटल की डेफिनेशन में आती है। तो तीनों वर्ड्स का मीनिंग अब क्लियर होने के बाद अब हम इसको शुरू करते हैं कि किस तरह से हम इन सभी संसाधनों को, डिजिटल जितने भी संसाधन हैं, उनका हम प्रबंधन किस तरह से करेंगे। Now in second slide we will see the meaning of the word digital resources. Together we will take digital and the resources. So when we define digital resources, we have 5 different ways to define it. First one is digital resources as a tool. In this way, the digital resources work as a tool which the teachers can use to support their teaching and learning process. और इसके examples में we can take the digital resources, for example the whiteboard or the learning management system or the educational software. तो डिजिटल रिसोर्सेज को जब हम एक टूल के रूप में डिफ़ाइन करते हैं, एक टूल के रूप में उसका परिभाषित करते हैं, तो ये एक ऐसा औज़ार है जो कि टीचर्स यूज़ करते हैं अपनी शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रिया को और अच्छा बनाने के लिए और मज़ेदार बनाने के लिए। और इसके एग्जांपल में हम लेते हैं वाइट बोर्ड को, या फिर जितने भी एजुकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं उनको भी। सेकेंड इसका टाइप ऑफ है डिजिटल रिसोर्सेज एज अ कंटेंट। डिजिटल रिसोर्सेज एक सामग्री के रूप में, एक लिखित सामग्री, पढ़ाने वाला जो कंटेंट होता है। जैसे अगर मैं सोशल साइंस पढ़ा रही हूँ तो एक जो चैप्टर है उसके अंदर जो लिखी हुई इन्फॉर्मेशन है वो कंटेंट है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर उनको डिफ़ाइन किया जाए तो इसमें एग्जांपल्स आ सकते हैं ई बुक, ऑनलाइन आर्टिकल्स इसमें आ सकते हैं, मल्टीमीडिया रिसोर्सेज सच एज वीडियोस, इमेजेस इसमें आ सकते हैं। तो डिजिटल कंटेंट टीचर को सपोर्ट करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। So all the digital resources which provides a help to the teachers in their teaching learning process, such as e-books and online article, come under the second point. Third one is the digital resources as a communication channel. Communication between the teachers and the students or the parents or other stakeholders. किसी के बीच में भी communication हो सकता है। संचार शिक्षक और पेरेंट्स का, या स्टूडेंट वर्सेस स्टूडेंट का, टीचर और स्टूडेंट का, या किसी और अन्य स्टेक होल्डर्स का। तो सभी फॉर्म में जितने भी डिजिटल रिसोर्सेज हैं जो
कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, कम्युनिकेशन चैनल को ज़्यादा मजबूत करते हैं, वो थर्ड कैटेगरी में आएंगे। और अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो डिजिटल रिसोर्सेज इन दिस कैटेगरी आर द सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स और वी कैन से द ऑनलाइन डिस्कशन फोरम्स इसमें आ सकते हैं। ऑनलाइन डिस्कशन फोरम्स वो होते हैं जिसमें कि टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और उसमें स्टूडेंट्स को क्रॉस क्वेश्चन पूछने की सहूलियत होती है, वो आपने क्रॉस क्वेश्चन टीचर से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे संचार बेहतरी के लिए कार्य हो रहा है, तो ये थर्ड कैटेगरी में जाएगा। देन फोर्थ वन इज़ डिजिटल रिसोर्सेज एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि सूचना प्रदान करते हों, ऐसे संसाधन जो कि सूचना प्रदान करते हैं। सो टीचर कैन यूज़ दीज रिसोर्सेज फॉर द इंफॉर्मेशन up to date, or we can say the for purifying their knowledge and with best development in their content. तो इसके एग्जांपल में we can take the online journals, blogs और professional networks. So this is the fourth one, and last one is digital resources as data sources, जिससे हमें डाटा मिले ज़्यादा से ज़्यादा, वे संसाधन जो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आंकड़े प्रदान करें। सो टीचर कैन यूज दिस टाइप ऑफ रिसोर्सेज फॉर गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर प्रैक्टिकल्स, अबाउट देयर कंटेंट। और इसके एग्जांपल की अगर बात की जाए तो एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर स्टूडेंट्स डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, डिजिटल असेसमेंट टूल्स और लर्निंग एनालिटिकल प्लेटफॉर्म्स। सो दीज आर द फिफ्थ वन। तो हम कह सकते हैं डिजिटल रिसोर्सेज को अलग अलग तरीके से 5 टाइप ऑफ में हम उसको डिवाइड करके इसके मीनिंग को समझ सकते हैं। थर्ड स्लाइड में हम एक डेफिनेशन लेंगे जो कि मिल्स की डेफिनेशन है, और डिजिटल क्यूरेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये पूरा टाइटल अब हमने लिया है कि डिजिटल जितने भी रिसोर्सेस हैं उनका क्यूरेशन के लिए जो डेफिनेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू मिल्स। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। सो इन इंग्लिश, डिजिटल क्यूरेशन इज़ द शिफ्टिंग एंड एग्रीगेशन ऑफ इंटरनेट एंड अदर डिजिटल रिसोर्सेज इनटू अ मैनेजेबल कलेक्शन ऑफ व्हाट टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फाइंड रिलेवेंट, पर्सनलाइज्ड एंड डायनामिक। हिंदी में, डिजिटल प्रबंधन इंटरनेट और अन्य डिजिटल संसाधनों का एक प्रबंधनीय संग्रह में स्थानांतरण और एकीकरण है जो शिक्षकों और छात्रों को प्रासंगिक और व्यक्तिगत और गतिशील बनाता है। तो इसको अगर हम डिफ़ाइन करेंगे तो समझने के लिए मिल्स ने बोला कि जब हम ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे कंसोलिडेट करते हैं, तो यह कलेक्शन रिलेवेंट होना चाहिए। ये नहीं कि हमने वहाँ से इंटरनेट से कुछ उठाया, कॉपी किया, पेस्ट किया और ये हो गया क्यूरेशन। नहीं, ये क्यूरेशन नहीं है। वो कंसोलिडेट करना, ऑर्गेनाइज करना एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। वो रिलेवेंट होना चाहिए, कंटेंट जो आप कर रहे हैं वो पर्सनलाइज्ड होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए, जो कि कैटर करे एक स्पेसिफिक नीड ऑफ द स्टूडेंट एंड टीचर्स। एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ टीचर्स और स्टूडेंट्स की नीड को वो कैटर करे। इस तरह से वो डाटा ऑर्गेनाइज होना चाहिए। तो डिजिटल क्यूरेशन से हमें ये समझ में आया कि इस डेफिनेशन से ये समझ में आया कि ये एक सक्रिय प्रक्रिया है, मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसके तहत हम क्या करते हैं, सामग्री को, जो डाटा है उस सामग्री को हम आगे वाली जनरेशन के लिए, भविष्य के लिए उसको प्यूरिफाई करके उनको आगे प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें हम जानबूझ करके डाटा को अपने हिसाब से चूज़ करते हैं, कुछ को छोड़ते हैं, कुछ को लेते हैं। और इसी की डेफिनेशन को और आगे बढ़ाया जाए तो एंटोनियो और डफली ने 2014 में एक और डेफिनेशन दी थी कि डिजिटल सामग्री को व्यवस्थित करने में शामिल, व्यवस्थित करना जिसमें करने की प्रक्रिया जो कि मेटा संज्ञानात्मक यानी मेटा कॉग्निशन प्रक्रिया हो, वो है डिजिटल क्यूरेशन। मतलब मेटा कॉग्निशन होता है कि अपनी ही कंटेंट को, अपनी ही बात को, अपने ही विचार को फिर से विचार करना, फिर से उसको सोचना, रीथिंक करना, थिंक ओवर व्हाट यू अर्लियर थिंकिंग, और उसको फिर जस्टिफाई करना और खुद ही से क्वेश्चन करना कि वो ठीक है, उसी को रिकॉल करना, रिमेंबर करना और उसको ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए उसको जस्टिफाई करना। तो उसको बोलते हैं हम मेटा कॉग्निशन, हिंदी में बोलते हैं मेटा संज्ञानात्मक। तो इस पूरी प्रक्रिया में जब हम डाटा को लेते हैं तो
जानकारी का विश्लेषण करते हैं, उस डाटा का हम विश्लेषण करते हैं, संश्लेषण करते हैं और उसमें प्राथमिकता के अनुसार उसको सेट करते हैं, उसको एक अरेंज सीक्वेंस देते हैं। तो क्यूरेशन में जब भी हम निर्णय लेंगे डाटा से संबंधित, वो गुणात्मक होना चाहिए, उसका संदर्भ निश्चित होना चाहिए और डाटा को व्यवस्थित छात्र और शिक्षक की नीड के अकॉर्डिंग किया जाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि जो क्यूरेशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है और उसमें लंबा संश्लेषण विश्लेषण ये सब चलता है। और इसके अलावा इसमें एक व्यापक क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने का स्किल होना भी ज़रूरी है। एक पर्टिकुलर पर्सन को फोकस करके ये नहीं बनाया जाता है, बल्कि ये कई सारे स्टूडेंट्स और कई सारे टीचर्स को फोकस करके बनाया जाता है। सो द डेफिनेशन विच वाज गिवन बाय एंटोनियो एंड टफली इन 2014 was more accurate than the Mills, or in this definition they call it metacognition process, in which we synthesize, analyze and prioritize the information. Curation makes qualitative judgment about the information and then they gather it, organize it by adding the context and meaning to it. So in this way we can say that it's applied to 4 clear-cut areas, which is we can say the analyzing, criticizing, prioritizing and synthesizing. So curation की ये 2 डेफिनेशन हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। एक है मिल्स की, दूसरी है एंटोनियो और टफली की, जो कि 2014 में दी गई थी। नेक्स्ट 4th स्लाइड में इसकी करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कि क्यूरेशन ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज की क्या विशेषताएं हैं, करेक्टरिस्टिक्स जो कि बहुत सारी हमें डेफिनेशन से क्लियर हो गई हैं। पहली थी कि डिजिटल क्यूरेशन इज़ एन एक्टिव प्रोसेस, तो ये लगातार चलने वाला निरंतर प्रक्रिया है, लगातार नया डेटा आता जाता है, इन्फॉर्मेशन नवीन आती जाती हैं, उनको हम क्यूरेट करते चले जाते हैं, तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। सेकेंड, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व सिंथेसाइजिंग, एनालिटिक एंड प्रायोरिटाइजिंग द इन्फॉर्मेशन। जैसे कि पिछली स्लाइड में जब हम डेफिनेशन देख रहे थे तब हमने कहा कि इसमें हम विश्लेषण, संश्लेषण और प्रायोरिटाइजेशन करते हैं इन्फॉर्मेशन का। तो पहले इन्फॉर्मेशन जो आती है उसे सिंथेसाइज किया जाता है, और सिंथेसाइज यानी उसको पहले इकट्ठा किया जाता है उससे रिलेटेड कंटेंट को, और फिर उसको एनालाइज किया जाता है। एनालाइज करने के बाद जो प्रायोरिटी हमें देनी है, जिस ग्रुप के लिए इन्फॉर्मेशन है, उसको रखा जाता है और बाकियों को हटा दिया जाता है। देन थर्ड पॉइंट, इन इट बोथ कंटेन एन आर्टिफैक्ट्स और बोथ आर पर्पसली सिलेक्टेड। यहाँ पे जो कंटेन होता है, जो सामग्री होती है, उसको हम पर्पसली इकट्ठा करते हैं, उसको डाटा को अलग अलग सोर्सेज से लाते हैं और उसका एक निश्चित पर्पसली मीन्स इसका एक उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के डाटा इकट्ठा नहीं किया जाता है। और इसके बाद इसमें तीसरा वर्ड आया है आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स का मीनिंग होता है, आर्टिफैक्ट्स डिफाइंड एज एक सॉफ्टवेयर का बिहेवियर की तरह इसको, या एक मान लीजिए सॉफ्टवेयर का फंक्शन ही बोल सकते हैं। So with artifacts we can develop an understanding how the software work, or without seeing the complex coding behind it. So artifacts explain how the software works, or how to maintain the software, or how to update the software, how to repair the particular software when it goes something wrong. तो एक artifacts word जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है, और ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने, चलाने, जिस तरह से हम नया फ़ोन ख़रीदते हैं और फिर उसको उसमें सारे ऐप्स और उसके फंक्शंस को समझते हैं, धीरे धीरे ऐप्स डाउनलोड करते हैं, फंक्शन समझते हैं, तो वो हो गया आर्टिफैक्ट्स। तो जब हम कंटेंट को यानी लिखित सामग्री को, या फिर आर्टिफैक्ट्स को यानी सॉफ्टवेयर को, या फिर दोनों को एक साथ पर्पसली सिलेक्ट करते हैं, तो वो इसकी थर्ड डेफिनेशन हो जाती है क्यूरेटिंग की। और लास्ट है इट इज़ अ मेटा कॉग्निशन प्रोसेस। तो ये संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसमें कि हम रीथिंक करते हैं, जो जानकारी हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसी में हम कुछ और नया सोचकर ऐड ऑन करते हैं, रिकॉल करते हैं, रिमेंबर करते हैं इस पूरी प्रोसेस में, और उसमें क्वेश्चन करते हैं। सेल्फ रेगुलेटिंग लर्निंग भी बोल सकते हैं इसको, जिसमें हम थिंक करते हैं हाउ टू कि
how to justify your own ideas. So it can be called the self-regulating learning. अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों किया जाए डेटा को इतना क्यूरेशन क्यों किया जाए, उनका प्रबंधन ने इतने सारे डिजिटल रिसोर्सेज का क्यों किया जाए, इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो इसके फ़ायदे के लिए हम कह सकते हैं कि इट लीड्स टू द सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स। मतलब ये इस तरह से अगर हम पढ़ाई करें, अगर स्टूडेंट की बात की जाए तो स्टूडेंट ने जैसे एक कंटेंट है जिसके बारे में उसको सिलेबस में है और उसमें उसको पढ़ना है, तो वो उसके रिलेटेड कई सारे आर्टिकल पढ़ता है और कई सारा डाटा उसके लिए सर्च करता है, फिर उसको सिंथेसाइज करेगा, फिर ऑर्गेनाइज करेगा, तो उसको सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर की कैटेगरी में वो आ जाएगा। सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर वो होंगे जो खुद से अपने कंटेंट को, टॉपिक को समझने के लिए खुद से ही मोटिवेट होते हैं। वेयर इन द स्टूडेंट्स आर एबल टू क्यूरेट कंटेंट एंड डिटरमाइन इट्स रिलेवेंस। अपने टॉपिक को समझते हैं खुद से ही, उसमें जो प्रॉब्लम आती है उसको खुद से सॉर्ट आउट करते हैं और उसके महत्व को, रिलेवेंस को समझते हैं। तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स को क्यूरेशन के द्वारा हम प्रमोट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स तैयार कर सकते हैं जो खुद से पढ़ने के लिए मोटिवेट हों। एंड सेकेंड, इट लीड्स टू द डीप लर्निंग। ऑब्वियसली जब हम इतना सारा डाटा इकट्ठा करेंगे और उसके बाद उसको प्रबंधन करेंगे, उसको सेटल करेंगे, तो वो हमें डीप लर्निंग की तरफ ले जाएगा। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक की सारी जानकारी, उससे रिलेटेड सारी जानकारी उस स्टूडेंट के पास होगी। तो इससे दो तरीके की बेनिफिट हमने देखने को मिले कि स्टूडेंट इसको क्यूरेशन को करने के बाद उस कंटेंट को कुछ अच्छे से समझ पाते हैं, उसके महत्व को समझ पाते हैं, रिलेवेंस को समझ पाते हैं और उससे रिलेटेड फिर नए कंटेंट को वो और इजीली उसी में अब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसमें फर्स्ट हैंड उनका थॉट इजीली गो थ्रू हो जाता है। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ क्यूरेटिंग द डिजिटल रिसोर्सेज। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं इसके बीच में रिलेशनशिप बिटवीन क्यूरेटिंग प्रोसेस एंड द लर्निंग। तो क्यूरेशन का जो हमने लंबा प्रोसेस प्रयोग में लाया, उससे लर्निंग का क्या रिलेशनशिप है, हाउ द क्यूरेशन प्रोसेस में लीड्स टू द लर्निंग। तो उसके लिए वॉल्फ और मुलहोलैंड ने 2013 में इसका डिस्क्राइब किया था और उसमें पहला पॉइंट बताया रिसर्च। तो यह पहला चरण होता है, जांच के सभी चरणों पर प्रभाव डालता है यह चरण, और यह कार्य की व्याख्या करता है और गहन ज्ञान की ओर ले जाता है। जैसे जैसे हम डाटा को और ज़्यादा उसके डीप में जाते हैं, उसकी व्याख्या करते जाते हैं और हमारा ज्ञान का लेवल जो है, एक्सप्लेनेशन की जो पावर है स्टूडेंट की, वो डीप होती चली जाती है। तो इसका पहला रिलेशनशिप ये है कि ये रिसर्च की ओर बच्चे को ले जाता है और यही पहली स्टेज भी बोली जा सकती है कि क्यूरेशन की पहली स्टेज है कि हम पहले रिसर्च करें, यानी ऑलरेडी जो एग्जिस्टेड है उसको रीसर्च करें, फिर से यानी अगेन, सर्चिंग अगेन। सेकंड है कंटेंट सिलेक्शन एंड कलेक्शन। सेकंड प्रोसेस भी बोल सकते हैं इसको, और सेकंड इसके बीच में रिलेशनशिप भी यही हो सकता है कि सेकंड हम क्या करते हैं, पहले हमने रिसर्च किया, अब हम कंटेंट का सिलेक्शन करेंगे कि जो क्यूरेशन है आइडेंटिफाई करेंगे, रिलेवेंट कंटेंट को अलग करेंगे, असेस करेंगे कंटेंट को, कंफर्म करेंगे कि ये रिलेवेंट है, एंड ट्राई टू फाइंड आउट द लिंक्स विच मे लीड्स टू द रियल लर्निंग। एक डाटा और दूसरे डाटा के बीच में हम लिंक्स इस्टेब्लिश करेंगे एंड पुष्टि करेंगे कि ये लिंक्स जो हैं वास्तविक शिक्षा की ओर आगे प्रदान कर रहे हैं। और तीसरा इसका स्टेप हो गया इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडिविजुअल कंटेंट, यानी व्यक्तिगत सामग्री की व्याख्या करना। क्यूरेशन के तीसरे चरण भी बोल सकते हैं, और तीसरा इसके बीच में रिलेशनशिप भी है कि क्यूरेशन ने सीखने के लक्ष्यों के आधार पर सामग्री को हम प्रासंगिकता उसकी देते हैं। सामग्री को किस विशेष भाग की व्याख्या हमने करनी है, किस विभिन्न तरीके से करनी है, उसको हम इस चरण में देखते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान क्यूरेशन सबसे अधिक प्रासंगिक सामग्री की पहचान करता है और ऐसी जानकारी को हटा देता है जो कि आवश्यक नहीं है। तो इंटरप्रिटेशन वाले पोर्शन में थर्ड पॉइंट में हम क्या करेंगे, क्यूरेटर्स डिटरमाइन द रिलेवेंट कंटेंट बेस्ड ऑन द लर्निंग गोल्स। अ पर्टिकुलर
piece of content may leads to the interpretation in various ways, and during this process we identify the relevant content and remove the information which is not at all fruitful. So ये इसका तीसरा चरण भी लिख सकते हैं और तीसरा रिलेशनशिप भी हो गया. देन फोर्थ है इंटरप्रिटेशन अक्रॉस कंटेंट. सो इसमें हम स्टूडेंट्स कैन डू सो by tagging the information, adding the notes or selecting the relevant section of the resources. तीसरे को अगर हम इस चौथे पॉइंट को अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो संपूर्ण सामग्री की व्याख्या करना है, और इसमें छात्र जो हैं सामग्री पर विचार करते हैं जो उन्होंने पहले चुन ली है, और उसमें फिर इसके इंटरप्रिटेशन के लिए वो उसको टैग करते हैं या नोट्स बना के ऐसा कर सकते हैं, या संसाधनों की प्रासंगिक अनुभागों का, उनके सेक्शंस का चयन करके भी वो ऐसा कर सकते हैं. तो इंटरप्रिटेशन कई तरीके से हो सकता है. अगला है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन. पांचवें स्टेप में या पांचवें रिलेशनशिप में हम सामग्री को संगठित करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं. सामग्री के संगठन से छात्र सामग्री को स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं और अंततः जानकारी प्रस्तुत करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण आवश्यक सोर्स बन जाता है. ये मतलब जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो वी इवेंचुअली गेट प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर नॉलेज अबाउट द कंटेंट. और लास्ट है नरेशन. ऑर्गेनाइज करने के बाद डाटा को हम नरेट करते हैं, विच मीन्स कि हम कंटेंट को इस तरह से असेस करते हैं स्टूडेंट्स इंडिविजुअली, उसको अंडरस्टैंड करके, उसको रीडिफाइन करके स्टोरी को, और उसको नरेट करते हैं. और नरेट इस राइट वे में करते हैं, उसको राइट डायरेक्शन में करते हैं. और नरेशन करते समय स्टूडेंट्स हमेशा वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि सिग्निफिकेंटली एड्रेस हो उनका टास्क, जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से, वह सभी की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित करते हुए उसे नरेट करें. यानी उसमें अपना अंतर्दृष्टि उसमें ना डालें, उसमें अपने प्रेजुडाइजेस ना डालते हुए डाटा को एज इट इज़ परिष्कृत रूप से सभी के सामने लाएं, उसे व्यक्तिगत उसमें विचारों की पुष्टि ना हो. तो ये 6 तरीके हुए जो कि इसके रिलेशनशिप के लिए, या फिर हम चरण भी कह सकते हैं, जो कि डिजिटल क्यूरेशन के चरण भी हो सकते हैं. And it can also be a relationship between the curation process and the learning process. लास्ट स्लाइड में इसको कंक्लूड करते हैं कि डिजिटल युग में अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में जब हम किसी चीज़ का कंक्लूजन, अर्थ निकाल रहे हैं, मीनिंग निकाल रहे हैं, तो क्यूरेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस बन जाता है. एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न डाटा का, इंफॉर्मेशन का हम अर्थ निकालते हैं. शिक्षक और छात्र दोनों ही डिजिटल क्यूरेशन के लिए हमेशा प्रोत्साहित रहने चाहिए. जो ना केवल सिर्फ इंटरनेट पे मिलने वाली जानकारी का ही वो केवल यूज़ करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ज़िम्मेदार डिजिटल नागरिक के रूप में उन्हें अपना पर्सनल नॉलेज भी रखनी चाहिए, उसका मूल्यांकन, संश्लेषण प्रॉपर तरीके से करना चाहिए. So curation plays an important role in learning process also, and it serves as an important digital literacy requirement for the knowledge taskers, in which we can get many things and we can also give many things to the new generations. So curation occupies a central process in the meaning making process of digital age. Both teachers and students should be encouraged to become a digital curators who not only consume information that they find on internet, but also evaluate or synthesize it very carefully, very responsibly, as a proper digital citizen of the country. So that's it in this video. Subscribe to Systematic Concepts channel and press the bell icon to get the notification of my video regularly. Thank you.